हम लोग इनको बोलेंगे बेटा नेशनल इनकम कन्वर्जन रूल। सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक रूल बताया था आपको, और कहा था बेटा ग्रोस से अगर नेट में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और इधर से इधर आना है तो प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक ऑल्टरनेट नेम होता है बेटा जिसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मीनिंग बताऊंगा बेटा कि ये क्यों है, इसका ये दूसरा नाम कैसे पड़ा है, हर नाम का अपना एक मीनिंग है इसमें। चलिए अभी थोड़ा सा आगे आप एक बारी चलिए, फिर बताऊंगा आपको इसका नाम का मीनिंग भी, हमने इसको ये दो अलग अलग नेम से क्यों बोला है। रूल नंबर 2 जो है वो कहता है कि अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो NFIA का थोड़ा सा सिस्टम रहेगा। इधर से इधर आना है क्योंकि एक विद इन कंट्री दिखा रहा है, ये बाहर से इनकम आई ऐड कर लीजिए तो नेशनल बन जाएगी। मतलब नेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड हमने जो अर्निंग्स की हैं इज़ नोन एज नेशनल। उसके बाद अगर नेशनल से वापस विद इन कंट्री आना है तो ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बाहर वाली अर्निंग्स को, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। चलिए NFIA का पूरा तरीका मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। रूल नंबर 3 जो था वो था फैक्टर कोस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कोस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कोस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो बेटा टैक्सेस को तो ऐड करना ही होता है, तभी तो मार्केट प्राइस बनता है ना। और उस मार्केट प्राइस के ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि फैक्टर कोस्ट में हम लोगों ने मार्केट प्राइस बनाने के लिए NIT को ऐड कर दिया है। ये कुछ कुछ ऐसा है बेटा, कोई प्रोडक्ट कंपनी से बन के जितने का निकलता है ना इज़ नोन एज फैक्टर कोस्ट, और फिर उसमें गवर्नमेंट या तो सब्सिडी देगी या उसमें आपके टैक्सेस लगाएगी, तो वो टैक्सेस ऐड होने के बाद जो मार्केट में सेल होने के लिए प्राइस होता है इज नोन एज मार्केट प्राइस। अब बात आती है बेटा कि NIT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT बनता कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये मैं डिटेल में पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, तो मैं भी यहाँ पे डिटेल नहीं लेने वाला इनकी। चलिए अगर बेटा थोड़ा सा आपको टैक्सेस के बारे में बता दूं डिटेल में, तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर में बताऊंगा। अभी के लिए आप थोड़ा बहुत बेसिक सा जान लीजिए कि ये टैक्सेस का क्या सिस्टम है, क्या चलता है। बेटा जो टैक्स है ना, सबसे पहले तो टैक्स को जानिए। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है बेटा। जो करता कौन है, या तो कोई इंडिविजुअल करेगा मेड बाय इंडिविजुअल, या कोई इसको फर्म करेगी बेटा, मतलब कोई कॉरपोरेशन या बिजनेस करेगा। फर्म को कॉरपोरेशन भी बोल देते हैं बेटा, ये याद रखना। या तो कोई इंसान देगा टैक्स को या कोई फर्म देगी। और किसको देगी पेमेंट किसको होती है, टू द गवर्नमेंट। और मैं इसको कंपलसरी क्यों बोल रहा हूँ बेटा, कि कोई भी इंसान मना नहीं कर सकता। अब कोई भी इंसान आपके आस पड़ोस में अगर उसकी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं नहीं दे रहा, जो करना है वो कर लो। मतलब ये सब नहीं चलता बेटा। गवर्नमेंट जो है उसको आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा, उसमें आपकी चॉइस नहीं पूछी जाएगी। तो आगे अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हमने ये पता कर लिया भाई देनी ही पड़ेगी पेमेंट, तो डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके का सोसाइटी पे बर्डन है बेटा। इस पॉइंट को समझना बेटा, टैक्स एक बर्डन है सोसाइटी के ऊपर। क्योंकि अगर वॉलंटरी होता कि भाई हमारी इच्छा है हम लोग दे ना दें, तो उसको लोग बर्डन नहीं मानते, लेकिन ये तो भाई कंपलसरी है। दैट्स वाई ये जो है बेटा ये एक बर्डन है। अब अगर कोई इंसान इस बर्डन को शिफ्ट कर पा रहा है, मतलब बर्डन कैन बी शिफ्टेड, और इधर आएगा बेटा बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। शिफ्टेड लिख सकते हो। अगर बेटा इस बर्डन को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और अगर इस बर्डन को आप शिफ्ट कर पाओ बेटा तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट
टैक्स। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूँगा कि ये क्या है बेटा। आप खुद सोचिए बेटा, दिमाग लगाइएगा कि अगर मैं अब कोई जॉब कर रहा हूँ और उस जॉब करते करते गवर्नमेंट मुझे टैक्स पे करने के लिए बोले और कहे कि जी आपको ना इनकम टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है बेटा, और स्लैब होती है उसकी कि 5 लाख तक अभी नील चल रहा है, उसके ऊपर 10%, 5%, मतलब 10, 20, 30 हाईएस्ट होती है परसेंटेज। तो वो टैक्स मेरे ऊपर लगा तो मुझे ही देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा जो नेबरर है वो देगा मेरी जगह पे। मतलब इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब जितना टैक्स लगा है वो मुझे ही देना पड़ेगा। मतलब मैं उस टैक्स के अमाउंट को किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकता। दैट्स वाई हम लोग उसको बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ बेटा कि पार्ले कंपनी है, उसके प्रॉफिट, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया बेटा, ये इनडायरेक्ट आएगा और ये डायरेक्ट रहेगा। ये इधर नहीं आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया ऊपर, ये इधर आएगा इनकम टैक्स। जो डायरेक्टली जिस पर्सन से लेना है बेटा उसी से अगर लिया जाएगा तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब ये शिफ्ट नहीं हो सकता, सॉरी फॉर दैट। और इधर जो शिफ्ट हो सकता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब लगाया किसी पे था फिर पे कोई और करेगा। इधर देखना बेटा एक बार ध्यान से, इधर हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स की और इधर हम लोग बात कर लेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। इधर अगर हम लोग बात करें बेटा तो इधर बोला जाएगा कैन नॉट बी शिफ्टेड, मतलब जो बर्डन है उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इधर बोला जाएगा कैन बी शिफ्टेड, मतलब बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, इधर मैंने एग्जाम्पल में लिखा बेटा इनकम टैक्स, और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। और दूसरा होता है बेटा कि जैसे पार्ले कंपनी है, उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है, मैं बिस्किट की बात नहीं कर रहा बेटा, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। उस कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है, अगर कंपनी को उस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा तो क्योंकि कंपनी या फर्म एक कॉरपोरेशन होती है, उस कॉरपोरेशन को जो टैक्स देना पड़ता है बेटा उसको हम लोग कॉरपोरेशन टैक्स बोलते हैं बेटा। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो टैक्स होता है ये पे होता है ऑन प्रॉफिट। इसको याद रखना, आगे बेहद काम आने वाला है। तो जिस भी कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा बेटा उसी कंपनी को देना पड़ेगा, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर आज जियो कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा तो उसको हम लोग नेम तो बोलेंगे कॉरपोरेशन टैक्स, लेकिन वो टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसको बोलेंगे बेटा हम लोग डायरेक्ट टैक्स, की ये एक डायरेक्ट टैक्स है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। चलिए अब इधर की बात करते हैं बेटा। जो भी टैक्स बेटा गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, ये टैक्स इनकम और प्रॉफिट पे लगते हैं बेटा। ये टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी भी बोल देते हैं बेटा। जीएसटी इनडायरेक्ट ही है। पहले ये अलग अलग नेम से आता था, सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स करके ये आता था बेटा, लेकिन अब सिर्फ एक ही हो गया है, जीएसटी। आपकी बुक्स में जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ अलग अलग नाम से दे रखा होगा बेटा। अच्छा, गुड्स पे लगने वाला जो टैक्स होता है बेटा वो शिफ्ट हो सकता है। मान लीजिए जब ये पेन बनाया जा रहा होगा, इस पेन पे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, मतलब जो ये प्लास्टिक बाय किया उस पर टैक्स लगा दिया, जो इंक बाय की उस पर टैक्स लगा दिया। लेकिन बेटा ये जो टैक्स का बर्डन है ये प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया इसके प्राइस में ऐड करके। मतलब ये लगा तो प्रोड्यूसर पे ही था, लेकिन उसने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आप किसी होटल में खाना खाने गए बेटा, जिसको हम लोग बोल देते हैं सर्विस टैक्स। मैं क्लियर बोल रहा हूँ बेटा, अब ये सर्विस टैक्स अलग से नहीं रहा, ये सब जीएसटी में हो गया है। इस चीज को क्लियर कर लेना। तो सर्विस टैक्स जो है बेटा, अब जैसे आप किसी होटल में खाना खाने गए
तो वहाँ पे जब आप अपने बिल को चेक करते हो बेटा, तो आपके बिल में नीचे एक टैक्स ऐड हो रखा होता है। वो टैक्स लगा तो होटल पे है बेटा, क्योंकि होटल सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन बाद में वो टैक्स का बर्डन आपके बिल में ही ऐड कर दिया जाता है, मतलब वो चार्ज किया जाता है कंज्यूमर से। तो उसको भी हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब लगा किसी पर्सन पे है और शिफ्ट किसी और पे हो गया, तो बर्डन कैन बी शिफ्टेड। लेकिन बेटा मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपके लेवल पे, ज़रूरी नहीं होता कि ये 100% बर्डन शिफ्ट हो सकता है कुछ प्रोड्यूसर पे कर दे, कुछ कंज्यूमर पे कर दे। तो मैंने लिखा नहीं कि 100% बर्डन शिफ्ट होता है, ये आपके काम का नहीं था, बुक में भी नहीं दिया हुआ, लेकिन वैसे मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया है कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि 100% बर्डन शिफ्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, और वो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटीज़ पे। चलिए अब मैं उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ बेटा, कोई भी टैक्स यहाँ पे आप XYZ ले सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटी, सब बेटा। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना, तो इंपोर्ट अगर आपने कोई करवाया है, जैसे मान लीजिए सैमसंग कंपनी के फ़ोन इंडिया में तो अभी खैर बनने शुरू हो गए हैं, वह पहले नहीं बनते थे, या रेडमी का मान लीजिए, रेडमी के फ़ोन इंडिया में आ रहे हैं बेटा, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए एक ड्यूटी देनी पड़ रही है, बाद में वो ड्यूटी उसी फ़ोन के प्राइस में ऐड हो जाती है, मतलब बर्डन शिफ्ट हो पा रहा है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड, और शिफ्ट हो पा रहा है तो बोल देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए बेटा समझने लायक चीज़ क्या है कि हमें यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करनी है, डायरेक्ट की नहीं। तो आप एक काम करना बेटा, डायरेक्ट में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं, और इनडायरेक्ट में तो पहले तो बेटा 21 टैक्सेस से भी ज़्यादा थे। तो ये 2 याद रख लो, इनको छोड़ के कोई दिख रहा है तो इनडायरेक्ट ही है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि 2 को याद रख लिया जाए, बाकी इन 2 को छोड़ के जो बाकी हैं वो सारे के सारे हो गए हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप लोग बस ये 2 याद रखो कि इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। मैं बता दूं बेटा, इनकम टैक्स का एक और ऑल्टरनेट नेम होता है जिसको हम लोग पर्सनल टैक्स भी बोलते हैं। हालांकि इसमें एक और एग्जांपल भी है 2 के अलावा भी, पर वो आता नहीं है कभी, वेल्थ टैक्स। जो आपकी प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है वो वेल्थ टैक्स होता है बेटा, तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को पे करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो ये 3 याद रखें, बस इनको आपको इग्नोर करना है बेटा, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और आपको यहाँ पे NIT में इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंसिडर करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इसका मतलब आपको इन 3 को इग्नोर करना है, और बाकी किसी भी नेम से आपको टैक्स दिखे, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी, कुछ भी दिखे बेटा, वो सब इनडायरेक्ट है। चलिए तो अब देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन के ये ऑल्टरनेट नेम कैसे आए हैं। पहला इसका ऑल्टरनेट नेम आया है डेप्रिसिएशन का, वो आया है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये पहला नेम आया था बेटा। अब खुद सोचिए, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एसेट बेटा, फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल एसेट्स ही होती हैं बेटा, तो फिक्स्ड कैपिटल, और उन फिक्स्ड कैपिटल को जितना आपने कंज्यूम कर लिया ना, कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना, इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जैसे मैं कहूँ बेटा कि मेरी जो टैक्सी थी वो 10 लाख रुपीज़ की थी जब मैंने बाई की थी, लेकिन मैंने उसको यूज़ किया, पूरा 1 साल चलाया, पूरे 1 ईयर के लिए, और बाद में वो टैक्सी रह गई 9 लाख की। तो इसका मतलब मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, 1 लाख कंज्यूम कर लिया, और वो 1 लाख जो कंज्यूम किया है वो मेरी फिक्स्ड कैपिटल है ना बेटा, टैक्सी। तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल है ये टैक्सी तो है, इसको मैंने कंज्यूम कर लिया, मतलब अब उसकी वैल्यू रहेगी 9 लाख, कंज्यूम कितना किया, 1 लाख, तो ये 1 लाख क्या हो गया बेटा आपका, डेप्रिसिएशन। फटाफट बताइए ये चीज़। तो इसका जो सेकंड नेम है बेटा वो है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब अगर मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो टैक्सी है इसको आप मशीन भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीन वही बेटा 10 लाख की थी,
1 ईयर इसको यूज़ किया पूरा, 1 ईयर हमने यूज़ किया है, उसके बाद ये रह गई 9 लाख। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अगर 1 साल के बाद मैं इस मशीन को बेचता तो ये 9 लाख की तो चली जाती, तो मुझे कितने और मिलाने पड़ते इसमें पैसे कि मैं ऐसी एक नई मशीन खरीद लेता? तो मुझे 1 लाख ही मिलाना पड़ता ना बेटा बाकी। मतलब आज ये मशीन मुझे रिप्लेस करनी होती तो भाई ये 9 लाख की तो बची हुई है, 9 लाख में तो ये सेल ही हो जाएगी। आज करंटली मुझे इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा कि मैं इस मशीन को रिप्लेस कर दूं? तो सिर्फ 1 लाख ही ऐड करना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि 9 की तो ये है ही, 10 लाख की आती है, तो 1 लाख इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं इसको रिप्लेस कर पाऊंगा। तो इसके रिप्लेसमेंट की अभी क्या कॉस्ट है? तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब अभी कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर इस मशीन को मुझे रिप्लेस करना पड़े, उसको भी डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं बेटा।